सुप्रिया जो कि बहुत सुंदर थी, साथ ही अमीर भी बहुत थी, जिस कारण उसे खुद पर बहुत घमंड था। सुप्रिया की माँ साधना, जिसे अपनी बेटी की जीवन की चिंता सताती रहती थी, वो हमेशा यही सोचती थी कि सुप्रिया की शादी के बाद अपना घर परिवार वो कैसे संभालेगी। ऐसे ही एक दिन साधना फोन पर बैठकर सुप्रिया के रिश्ते की बात अपने रिश्तेदारों में करने लगती है। जब ये बात सुप्रिया को पता लगती है तो वो अपनी माँ से इसी बात पर बहस करने लगती है और कहती है, मम्मी ये सब क्या है? आप पूरे रिलेटिव में मुझसे बिना पूछे मेरी शादी की बातचीत कर रहे हैं। आपने एक बार भी मुझसे पूछा कि शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ या नहीं, या फिर मेरी लाइफ में कोई है या नहीं। माफ करना बेटा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं तेरी माँ हूँ और शायद इतना तो हक है मेरा कि मैं तुझसे बिना पूछे तेरी शादी करवा सकूं, और मैं तेरे लिए अच्छा ही सोचूंगी ना। बाकी अगर तेरी लाइफ में कोई हो तो तुम मुझे बता दो, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो तो भगवान का शुक्र है, मैंने देख लिया और मुझे पता भी चल गया कि आप मेरे पीठ पीछे मेरे लिए लड़का देख रही हैं। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी लाइफ में एक लड़का है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। उसका नाम है अनमोल। वैसे तो मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ, बाकी अगर तूने ये लड़का अपनी मर्जी से देखा है तो अच्छा ही होगा। तू एक काम कर, उसे बोल कि अपनी फैमिली लेकर हमारे घर पर आए, फिर बात करते हैं हम। साधना बस इतना चाहती थी कि सुप्रिया का घर बस जाए, इसलिए वो सुप्रिया के बॉयफ्रेंड अनमोल से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ही समय बाद अनमोल अपनी फैमिली लेकर सुप्रिया के घर आता है। कहते हैं ना, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। सुप्रिया और अनमोल दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, जिस कारण परिवार वाले ज्यादा बातचीत ना करते हुए उन दोनों का रिश्ता पक्का करके कुछ ही समय बाद बड़े ही धूमधाम से सुप्रिया और अनमोल की शादी करवा देते हैं। शादी के अगले दिन सुप्रिया बड़े ही ठाट बाट से सुबह 10 बजे तक सो रही होती है। तभी उसकी सास मनोरमा सुप्रिया को जगाने के लिए आती है, जिस पर सुप्रिया उससे कहती है, सुप्रिया बहू, सुबह के 10 बज चुके हैं और आज तेरी पहली रसोई है और तू अभी तक सो रही है। अरे नई नवेली बहू का फर्ज बनता है कि वो सुबह सुबह उठे और अपने घर के जो बड़े बूढ़े हैं उनके पैर छुए आशीर्वाद ले। आशीर्वाद? माय फुट, मुझे ना आप लोगों से आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है। और रही बात सुबह 10 बजे उठने की, तो मेरी आदत है सुबह 10 बजे तक सोने की। लेकिन अपनी आदत को सुधारना होगा ना बहू, अभी तेरा ससुराल है। ससुराल के प्रति बहू की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। जब मैं भी शादी करके अपने ससुराल आई थी ना, तो मुझे भी सारी चीजों को संभालने में समय लगा था, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे सब कुछ सीख गई, तो मैं तुझे सब कुछ सिखा दूंगी। चल मेरे साथ रसोई में। ओ सासू माँ, क्यों मेरा समय बर्बाद कर रही हो? चुपचाप जाओ ना, रसोई में जो बनाना है बना कर ले आओ मेरे लिए, लेकिन मैं नहीं जाने वाली कहीं भी। मनोरमा बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी बहू बहुत ज्यादा थक गई थी, जिस कारण उसका मूड ऑफ है। ऐसे ही शाम को मनोरमा सुप्रिया से कहती है, बहू शाम हो गई है, शाम का खाना बना ले जाकर। कम से कम सुबह नहीं तो शाम को ही पहली रसोई की रस्म पूरी कर दे, वरना आधी अधूरी रस्में अच्छी नहीं लगती। सुबह तो मैंने बना दिया था, शाम को तू बना दे। आप एक काम करो ना, आप खुद ही खाना बना दो, मैं अपने हाथों से लोगों को सर्व कर दूंगी। फॉर्मेलिटी की है तो पूरी तो करनी है, जिसे पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ती मैं। बेटा, रस्मों में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। खैर, अगर तुझे नहीं करना है तो मत कर। सुप्रिया फिर से अपनी सास को सुनाने लगती है। सास बहुत ज्यादा सीधी थी, जिस कारण वो घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए मनोरमा खुद घर का सारा काम करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात अनमोल सुप्रिया से कहता है, सुप्रिया, मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने मेरे घर को इतने अच्छे तरीके से संभाल रखा है और देखते ही देखते शादी को 8-9 महीने होने वाले हैं। तुम्हारे में और माँ में कभी लड़ाई ही नहीं हुई, वरना मेरा जो फ्रेंड है वरुण, उसकी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ है, उसकी बीवी ने तो आते ही कलेश करना शुरू कर दिया है। अरे अनमोल, तुम्हें तो पता है ना मैं वैसी नहीं हूँ।
और मुझे माँ जी से बहुत प्यार है, तुमसे भी प्यार है, तो फिर क्या लड़ाई झगड़ा करना। जो मजा प्यार से रहने में, लड़ झगड़ कर रहने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। सच में मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी वाइफ मिली, और मेरी माँ भी बहुत अच्छी किस्मत वाली है जो उन्हें तुम जैसी बहू मिली। अब जाकर माँ को सुकून मिलता होगा, क्योंकि बहू जब से इस घर में आई है तब से उसने पूरे घर को अच्छे से संभाल रखा है। हाँ वो तो है। अनमोल इस बात से बिल्कुल अनजान था कि सुप्रिया उसके पीठ पीछे उसकी माँ के साथ कैसा व्यवहार करती है। तो वहीं दूसरी तरफ मनोरमा, जो कि बहुत सीधी सादी थी, वो घर में ही किसी भी बात को लेकर कलेश नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अनमोल से ये सारी बातें बिल्कुल भी शेयर नहीं करती। देखते देखते यही समय निकल जा रहा था और सुप्रिया की आदत दिन प्रतिदिन और ज्यादा खराब होती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन सुप्रिया की माँ सादरा सुप्रिया के ससुराल आती है। दोनों माँ बेटी बैठकर एक दूसरे से बातें कर रही होती है। तो वही मनोरमा रसोई में खाने पीने का इंतजाम करती है। तभी सादरा सुप्रिया से कहती है, तेरी सास तो बहुत अच्छी है, तुझे यहाँ मेरे साथ छोड़कर रसोई में खाने पीने का इंतजाम करने लग गई। हाँ तो कंट्रोल कर रखा है मैंने इनको। शादी के अगले दिन से ही मैंने इनको अपना असली रंग दिखा दिया। इनको क्या लगा कि मैं कोई बेचारी टाइप बहू, बिल्कुल भी नहीं। सास को कंट्रोल करना ना बहुत जरूरी होता है, वरना ना ये सर पर चढ़कर बहू के साथ अत्याचार करने लगती हैं। उससे पहले ही मैंने इनके साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब से इस घर में आई हो तब से मैंने कोई काम ही नहीं किया, यही करती रहती है सारा काम। ये तो बहुत अच्छी बात कही बेटा तूने। बता, अगर कोई तेरा भाई होता और उसकी बहू मेरे साथ यही व्यवहार करती जो तू अपनी सास के साथ कर रही है, तो तुझे अपनी माँ के लिए कैसा महसूस होता? हाँ, जरा एक बार खुद को उसकी जगह रख के देख और सोच। सुप्रिया अपनी माँ की बातों को सोचने लगती है। उसके पास अपनी माँ की बात का बिल्कुल भी जवाब नहीं था। वो शांत थी। तभी साधना कहती है, और तुझे क्या लगता है कि अगर तेरी सास तेरी हर बात मानती है, घर का सारा काम करती है, तो इसका मतलब ये कि वो तुझसे बहुत डरती है? हाँ? अरे नहीं, इसका ये मतलब है कि तेरी सास तुझसे ज्यादा समझदार है। वो पूरे घर को एक साथ प्यार से लेकर चलना चाहती है। और सच बताऊं बेटा, तो तुझे अपनी सास से बहुत सारी सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कभी तेरी शिकायत नहीं की, वरना बहुत सी सासें ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी बात को लेकर बहू को मायके भेज देती हैं या उसकी शिकायत करती हैं। सुप्रिया को अपनी माँ की बातें सुनने के बाद बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से रसोई में जाती है और अपनी सास को अपनी माँ के पास भेज देती है और पूरा नाश्ता बनाकर वहाँ से लेकर आती है और अपनी माँ के सामने ही अपनी सास से माफी मांगती है और अपनी सारी गलती स्वीकार करती है। जिसके बाद से अब सुप्रिया का व्यवहार पहले से बहुत बदल जाता है। वो सुबह उठकर घर का सारा काम करती है और हंसी खुशी अपने परिवार को एक साथ लेकर चलती है। सुबह करीबन 10 बजे शर्मा निवास की छोटी बहू अनुष्का अपना सामान पैक करके अपने मायके की ओर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद अनुष्का अपने घर पहुंच जाती है और अपनी माँ नीमा को रोते हुए उससे कहती है, माँ, मेरी सास ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे थप्पड़ मारा। उन्होंने आपकी बेटी को उसके ससुराल में थप्पड़ मारा है। आपको अपनी बेटी की इस बेइज्जती का बदला लेना होगा। अरे मेरी बच्ची, तेरी सास तो बहुत सुलझी और समझदार है। अगर उन्होंने तुझे मारा तो जरूर कोई बात हुई होगी। बता क्या हुआ? हाँ, आपको तो यही लगेगा ना कि आपकी बेटी में ही गलती है। आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि आपकी बेटी को ससुराल में थप्पड़ मारा गया। मेरे ससुराल में मेरे साथ आए दिन अत्याचार होता है। आपको इसकी खबर भी नहीं होगी क्योंकि आपको मैंने कभी बताया नहीं और आपने भी कभी पूछना जरूरी नहीं समझा। हर माँ अपनी बेटी को सपोर्ट करती है, लेकिन एक आप हो कि बस अत्याचार होता था तेरे साथ। बता क्या हुआ था तेरे साथ? फ्लैशबैक। अनुष्का एक अमीर घर की इकलौती बिगड़ी हुई लड़की थी जिसकी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में होती है। ससुराल में अनुष्का की सास अनीता और उसकी जेठानी प्रिया और उसका जेठ विनोद और अनुष्का का पति अनुज रहा करते थे। हाल ही में अनुष्का और अनुज की शादी हुई थी। शादी के अगले दिन अनीता अपनी बहू अनुष्का से कहती है, अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई है और आज कुछ मीठा बनाना होता है बहुओं को, और तुझे जो भी आता है ना तू वो बना लेना। ज्यादा मत बनाना, बस ये रस्म पूरी हो जाए इतना ही बनाना। अरे सासू माँ, आपको नहीं पता क्या मैं एक अमीर घर से आई हूँ और मुझे ये सब काम आता है या नहीं? अगर आता भी होता तो मैं आप जैसे मिडिल क्लास घर में तो ये काम कभी नहीं करूँगी।
बेटा, कुछ रस्म ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा करना बहुत जरूरी होता है। बाकी अगर तुम नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बोलूंगी, तुम्हारी मर्जी है। फ्लैशबैक आउट। अब माँ आप ही बताओ, मैंने आज तक अपने घर में एक गिलास पानी उठाकर नहीं पिया और वो बुढ़िया मुझसे शादी के अगले ही दिन कुछ मीठा बनवाने की बात कर रही थी, किचन में काम कराने जैसी बातें करने लगी थी। इतना टॉर्चर कौन करता है अपनी बहू को? और ये तो शुरुआत है, और बताती हूँ क्या क्या हुआ उस घर में मेरे साथ। फ्लैशबैक। रात के करीबन 8 बजे सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। अनुष्का गुस्से में अपनी जेठानी प्रिया को सुनाते हुए उससे कहती है, दीदी आपको खाना बनाना नहीं आता क्या? इतना ऑयली खाना कौन बनाता है आज के टाइम में? मैं अपने आप को फिट रखने के लिए ना ये सब ऑयल बहुत अवॉइड करती हूँ। और एक आप है जिन्हें खाना बनाना ही नहीं आता। एक काम करो, आप मेरे लिए कोई दूसरा खाना बना दो, ये खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा। पहली बात तो तुम्हें बात करने की तमीज ही नहीं है। मैं तुमसे बड़ी हूँ, मेरी हेल्प करने की बजाय तुम मुझ पे ऑर्डर देती रहती हो। और अगर तुम्हें खाना नहीं खाना तो मत खाओ। तुम्हें अगर ज्यादा दिक्कत है तो खुद जाके बना लो। अरे ये क्या बात हुई? आप इस घर में सारा काम करती हो तो खाना भी आप ही बनाओगी ना मेरे लिए। और रही बात मेरी, तो मैंने ना अपने घर में कभी एक गिलास पानी उठाकर भी नहीं पिया। खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है, मैं यहाँ पर खाना बनाऊंगी। देखो, तुमने अपने मायके में क्या किया और क्या नहीं किया ये जानने में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम एक काम करो, खुद जाकर बना लो। अनुष्का गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अनुष्का अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बाहर गई थी। घर आते आते उसे रात के करीबन 1 बज गए थे। उसे यूं देर रात आते देख उसकी सास अनीता उस पर गुस्सा करते हुए उससे कहती है, ये क्या तरीका है घर में आने का? समय देखा है तूने? रात के 1 बज चुके हैं। तुझे पता है हम कितने ज्यादा परेशान हो गए थे। ऊपर से तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। मैं हर सैटरडे और संडे नाइट आउट पर जाती हूँ, साथ ही अपने दोस्तों के साथ क्लबिंग करती हूँ। इसमें लेट होना तो आम बात है। और आप कौन होती है मुझे समझाने वाली? मैंने कहा था आपसे कि आप मेरी चिंता मत करो। तुम अब हमारे घर की इज्जत हो, और हमारे घर की इज्जत इतनी रात को बाहर रहेगी तो हमें चिंता होगी ही ना। मैं बहुत थक गई हूँ और मेरे पास आपकी बकवास सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सोने जा रही हूँ मैं। इतना बोलकर अनुष्का अपने कमरे में सो जाती है। ऐसे ही अगले दिन अनीता की बड़ी बहू प्रिया, जो कि दिन रात घर का हर काम किया करती, सबकी हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखा करती, तो वहीं अनुष्का, जिसे दिन रात फोन में लगे रहना और पार्टी करना यही सब दिखाई देता था। अब ससुराल के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियां है वो उसे बिल्कुल भी नहीं पता थी और ना ही वो समझना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन अनुष्का घर पर अकेली थी। सभी लोग एक शादी में गए थे। जब अनुष्का से पूछा गया शादी में जाने के लिए तो उसने मना कर दिया। इसी बात का फायदा उठाकर अनुष्का अपने दोस्तों को बुलाकर अपने ही ससुराल में दारू पार्टी करती है। अनुष्का के सभी दोस्त दारू के नशे में यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। तभी कुछ चोर उसके घर आकर चोरी कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद अनीता और उसके दोनों बेटे और प्रिया घर आते हैं तो घर का ऐसा माहौल देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अनीता अनुष्का को जगाते हुए उससे कहती है, अरे अनुष्का उठ, ये क्या? घर में तो चोरी हो गई। और ये सारे लोग कौन हैं? अनुष्का दारू के नशे में धुत थी। अनीता ऐसे में उसे कुछ नहीं कहती। ऐसे ही अगले दिन जब अनुष्का का नशा उतरता है तब अनीता उसे खींचकर 2-3 थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, हम तेरी नादानियों को आए दिन नजरअंदाज करते रहे। हमें लगा कि तू एक अमीर घर से है, एक मिडिल क्लास फैमिली में तुझे एडजस्ट करने में समय लग रहा है, लेकिन तुझे कभी अकल नहीं आने वाली। तू हमारे घर में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि तेरी वजह से मेरे घर में चोरी हुई है। बहू लक्ष्मी समान होती है और तेरी वजह से मेरे घर की लक्ष्मी भंग हुई है, क्योंकि हमारे घर की जो बहू है ना, वो दारू पीकर यहाँ वहाँ अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। तो मेरे घर में लक्ष्मी का वास तो कभी नहीं हो सकता। निकल जा मेरे घर से। फ्लैशबैक आउट। ये सब हुआ था मेरे साथ, अब आप बताओ मैं क्या करूं? अनुष्का की सारी बातें सुनने के बाद उसकी माँ उसे खींचकर 2-3 थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, ससुराल का थप्पड़ तुझे पड़ना ना जरूरी था और शायद मैंने ही तुझे बिगाड़ रखा है। बचपन से मैं तेरी हर जरूरतों को पूरा करती आई, इस चीज का तूने फायदा उठाया। जिस चीज के ऊपर उंगली तूने रख दी उस चीज को मैंने तुझे ला कर दिया, लेकिन शायद मैं ही गलत थी। अब मैं वो माँ नहीं हूँ जो तेरी गलतियों पर पर्दा डालकर तुझे अपने घर में रख लूंगी।
सारी बातें सुनने के बाद मुझे पता चल गया कि ससुराल वालों की गलती नहीं बल्कि गलती तेरी है। तू इस घर में रहने के लायक नहीं है। अब निकल जा मेरे घर से। शादी कर दी है, परिवार कैसे चलाना है, सबको कैसे खुश रखना है, वो तेरी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, समझी? नीमा गुस्से में अनुष्का को अपने घर से निकाल देती है। अनुष्का को बहुत बुरा महसूस होता है। तब जाकर उसे ये एहसास होता है कि अब उसका असली घर उसका ससुराल ही है। वह अपने ससुराल में जाने के बाद अपनी सास से माफी मांगती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं हमेशा सोचती थी कि शादी के बाद भी मेरी लाइफ पहले जैसी, मुझे नहीं पता था कि ससुराल क्या है और ससुराल की जिम्मेदारियाँ क्या है। लेकिन मुझे एक मौका दे दो ताकि मैं फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं यहाँ पर। अनीता अपनी बहू को माफ कर देती है, जिसके बाद अनुष्का अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है और वो अपनी सास के साथ मिलकर खाना बनाना सीख जाती है। साथ ही ससुराल में सभी की हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल कैसे रखते हैं ये भी सीख जाती है और इस तरह से हंसी खुशी अपना घर परिवार आगे बढ़ाती है। एक खंडहर जैसी दिखने वाली बड़ी सी हवेली के अंदर काली माता की पूजा चल रही थी। उस पूजा में एक बूढ़ी औरत जिसका नाम कल्याणी होता है, वह अपने बेटे राजीव के साथ बैठी होती है। तभी वहाँ तेज हवा चलती है और पूजा का सारा सामान उड़कर इधर उधर हो जाता है। तभी राजवीर मंदिर का दरवाजा बंद करने के लिए खड़ा होता है। राजवीर जैसे ही दरवाजे की ओर पहुंचता है, एक खतरनाक जहरीला सांप आकर उसे काट लेता है। राजीव दर्द से छटपटाते हुए वहीं जमीन पर गिर जाता है और अपने बेटे की आवाज सुनकर कल्याणी भागते हुए आती है। राजीव बेटा, बेटा उठ जा, तुझे तेरी माँ पुकार रही है। आज मेरे बेटे के ऊपर महाकाल था, क्योंकि आज वो 25 वर्ष का पूरा हो चुका है। उसी काल को हटाने के लिए मैंने ये पूजा रखी थी, पर पूजा के सफल होने से पहले ही काल मेरे बेटे पर हावी हो गया। कल्याणी अपने बेहोश बेटे को देखकर रोने लगती है और कुछ ही देर में राजीव के मुंह से झाग निकलने लगता है। साथ ही उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। यह देखकर कल्याणी फूट फूट कर रोने लगती है और मदद की गुहार लगाती है। मेरे बेटे को किसी सांप ने डस लिया है, आखिर कोई तो मेरे बेटे की जान बचाओ। तभी वहां एक सिद्ध बाबा आते हैं और कल्याणी को रोता देख उससे बोलते हैं, देखिए ना बाबा, मेरे बेटे को किसी जहरीले नाग ने काट लिया। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरे बेटे के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है बाबा। तुम डरो मत बेटा, मैं एक सिद्ध बाबा होने के साथ एक सपेरा भी हूँ। मेरे बीप की आवाज सुनकर जिस भी सांप ने तुम्हारे बेटे को काटा होगा वो जरूर यहाँ आएगा और अपना जहर वापस पी जाएगा। इतना बोलकर बाबा अपनी बीन बजाता है और कुछ देर बाद 2 सांप वहां पर आते हैं, जिसमें से एक सांप कल्याणी के बेटे का सारा जहर पी जाता है और वहीं अपना दम तोड़ देता है। जिसके बाद वहां खड़े सभी लोग मिलकर लाठी से उसके दूसरे साथी को भी मार देते हैं। अब कुछ महीने इसी तरह से बीत जाते हैं और एक दिन जब राजवीर काम के सिलसिले में कहीं जा रहा होता है, तभी जंगल के रास्ते पर उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। आज मेरी मीटिंग है, अब क्या करूं? राजवीर सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ एक लड़की बाइक से आती है और राजवीर से बोलती है, बड़े परेशान लग रहे हो, कोई मदद चाहिए? मैं जब से इस छोटे से गांव में आया हूँ, तुम पहली वो लड़की हो जिसे मैंने बाइक पर देखा है। लड़कियाँ गांव की हो या शहर की, लड़कियाँ आजकल सब कुछ करना जानती हैं। वैसे मेरा नाम प्रथा है, बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, मैं छोड़ देती हूँ। अब राजवीर प्रथा के साथ उसकी बाइक पर बैठ जाता है और प्रथा उसे उसके ऑफिस के बाहर तक छोड़ देती है और जंगल की ओर चली जाती है। राजवीर पहली ही नजर में प्रथा का दीवाना हो जाता है, तो वहीं प्रथा जंगल के अंदर जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। प्रथा कोई इंसान नहीं थी, बल्कि वो एक नागिन चुड़ैल थी जो खुद से बोलती है, मैं जानती हूँ राजवीर, तुम मुझसे फिर से मिलना चाहते हो और मैं तुमसे मिलूंगी भी और तुम्हारी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अपनी जगह बनाऊंगी। बहुत जल्द तुम और मैं एक हो जाएंगे। इतना बोलकर नागिन चुड़ैल बन जाती है और शाम होते ही राजवीर के ऑफिस के बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगती है।
शाम को जब राजवीर अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और अपने सामने प्रथा को देखता है तो वो उसके पास जाकर उससे बोलता है। हे, तुम यहाँ? कहीं तुम मेरा इंतजार तो नहीं कर रही थी? हाँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। दरअसल तुम्हारा चैन पता नहीं कैसे मेरे बालों में फंस गया था, बस यही तुम्हें देने के लिए वापस आई थी। ये तुम्हारे पास था? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है। थैंक यू सो मच मेरी चेन वापस देने के लिए। वैसे क्या हम दोनों कॉफी पीने जा सकते हैं? अब राजवीर प्रथा के साथ कॉफी पीने के लिए चला जाता है और देखते ही देखते उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब बहुत जल्द राजवीर अपनी माँ को प्रथा के बारे में बता देता है। अब बहुत जल्द उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद एक दिन एक सपेरा राजवीर के घर भिक्षा मांगने आता है, जहाँ वह प्रथा को देखकर अकेले में जाकर कल्याणी से बोलता है। बहन, क्या तुम अपनी बहू के बारे में कुछ भी जानती हो? हाँ बाबा, मेरी बहू बहुत अच्छी लड़की है। वो बेचारी अनाथ है और अनाथ आश्रम वालों ने ही उसे पाला पोसा और उसकी शादी करवाई है मेरे बेटे के साथ। ये सब कुछ झूठ है। तुम्हारी बहू इंसान नहीं बल्कि एक नागिन चुड़ैल है, जिसने ये छलावा रचा और तुम दोनों माँ बेटे को इसमें फंसा दिया और खुद राजवीर की पत्नी बनकर इस घर में आ गई। बहुत जल्द वो राजवीर को मार देगी, क्योंकि उसका मकसद ही है राजवीर की मौत। आने वाली नाग पंचमी को वो तुम्हारे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगी। आप क्या कह रहे हैं बाबा? मेरी बहू एक नागिन चुड़ैल? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मुझ पर विश्वास नहीं होता तो ये बेल पत्र की माला अपनी बहू के गले में डाल देना। सारा सच खुद ब खुद तुम्हारे सामने होगा। इतना बोलकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद कल्याणी वह बेल पत्र लेकर प्रथा के पास जाती है और उसके गले में डाल देती है। जैसे ही बेल पत्र प्रथा के गले में पड़ता है, प्रथा अपने असली रूप में आ जाती है। अपनी बहू को नागिन चुड़ैल के रूप में देखकर कल्याणी बहुत हैरान हो जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ राजवीर आ जाता है और वो भी प्रथा का असली रूप देखकर दंग होता। तुमने मुझे और मेरी माँ को धोखा दिया। तुम एक नागिन चुड़ैल हो। हाँ, मैंने अपना सच छुपाया, तुम दोनों से वो भी। मैं एक नागिन चुड़ैल हूँ। तो तू यहाँ मुझसे मेरे बेटे को छीनने आई है। बाबा ने मुझे बताया है तेरे बारे में सब कुछ। तू नागिन चुड़ैल नाग पंचमी वाले दिन मेरे बेटे को मारने के लिए आई है, पर ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। आखिर मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा है तेरा? ये तेरा बेटा नहीं, मेरा पति है। तेरा बेटा तो कुछ महीने पहले ही मर गया था, जब एक अनजान सांप उसे काट कर गया था। तब सपेरे की बीन की आवाज सुनकर मेरा पति तेरे बेटे की जान बचाने के लिए आया था और उन्होंने किसी और सांप का जहर पी लिया, जिस वजह से उनकी जान तेरे बेटे में चली गई और मेरा नाग मर गया। उसके बाद तुम गांव वालों ने मिलकर मुझे भी मार दिया, परंतु मैं मरने के बाद एक नागिन चुड़ैल बन गई और मैंने ठान लिया कि मैं अपने नाग को फिर से जिंदा करूंगी, और इसीलिए मैं राजवीर के पास आई हूँ। प्रथा, क्या तुम्हें मेरे प्यार पर जरा भी भरोसा नहीं था? अगर ऐसा ही कुछ था तो तुम मुझे बता देती। मैं खुद ब खुद अपनी जान तुम्हारे हाथों में सौंप देता। मैं जानती थी अगर मैंने तुम्हें अपना सच बताया तो तुम ऐसा ही करोगे, इसीलिए मैंने अपना सच नहीं बताया, क्योंकि मैंने अपना इरादा बदल दिया। जब मैं तुमसे मिली और मैंने तुम्हारे प्यार को परखा तो मैंने देखा तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं एक माँ से उसके बेटे को अलग करके गलत कर रही हूँ, और वैसे भी तो मैं मर चुकी हूँ। अपने नाग के साथ नागलोक में वापस नहीं। इतना बोलकर नागिन वहाँ से जाने लगती है कि तभी वो सपेरा वहाँ उसे पकड़ने के लिए आ जाता है, जिसके बाद नागिन चुड़ैल उस सपेरे और उसके आदमियों को मार डालती है और वहाँ से जंगल की ओर चली जाती है। बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इन सपेरों को मैंने घर बुलाया था, मेरी वजह से बहू जंगल में चली गई। मैं चाहती हूँ कि बहू हमारे साथ रहे। अपनी माँ की बातें सुनकर राजवीर भागता हुआ प्रथा के पास जाता है और उसके चोट पर मरहम लगाकर उसे अपने साथ घर ले आता है, जिसके बाद नागिन चुड़ैल अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है।